हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम विद सफर पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो इंडियन ज्योग्राफी में विंध्य श्रेणी और नर्मदा घाटी के बारे में बता रहा था। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया था, ये इसका सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको विंध्य श्रेणी का जो किस चट्टान से बनी है, नर्मदा भ्रंश कहां पर किस तरीके से, इसमें कौन कौन सी बांध वगैरह बनाए गए हैं, कोयला कहां पर पाया जाता है, किस तरीके से कोयला का निर्माण हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, लेकिन आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं। प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करिएगा। तो देखिएगा, सॉरी, बता चुका था, इसका क्रम बता रहा हूं मैं। विंध्य श्रेणी का जो निर्माण है, क्वेश्चन पूछा जाता है विंध्य श्रेणी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो आप बता सकते हैं विंध्य श्रेणी का जो निर्माण है, विंध्य श्रेणी का निर्माण विंध्य श्रेणी का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। अवसादी अवसादी चट्टानों से हुआ है। इससे पहले की वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं, समझा चुका हूं मित्र। इसलिए देखिए, जो अरावली पर्वत श्रेणी है, ये वाली अरावली पर्वत श्रेणी है, और ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रेणी है। मिट गया यहां से, कुछ कैमूर की पहाड़ियां हैं। अरावली पर्वत श्रेणी है और ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसके बाद जो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है वो विंध्य श्रेणी का निर्माण हुआ है। अर्थात पहले जो निर्माण हुआ है वो अरावली पर्वत श्रेणी का हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। ये पूछा जाता है किस काल में हुआ था अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसके बाद जो विंध्य श्रेणी का निर्माण हुआ है, अर्थात जो कंडीशन आपकी अरावली पर्वत श्रेणी की है वही विंध्य पर्वत श्रेणी की है, क्योंकि यह भी काफी पुराना है। तो मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वत श्रेणी है वह एक अवशिष्ट पर्वत है। मतलब अब केवल वो पहले काफी ऊंचा था, लेकिन प्रकृति की मार से, जैसे ताप, दाब, वायु, प्रकाश, अर्थात अपच्छ और अपादन के माध्यम से उसका कटाव होता गया। इसी तरीके से जो आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है, इसका भी अपच्छ और अपर्दन होता गया, और ये इस समय एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। तो आप लिख सकते हैं अरावली के समान विंध्य पर्वत, विंध्य श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। जब इसका निर्माण हुआ होगा तब ये काफी ऊंचा होगा, काफी बड़ा होगा, काफी लंबा होगा, लेकिन अपच्छ अपर्दन के कारण जो विंध्य श्रेणी है इसका कटाव होता गया, और ये इस समय केवल एक अवशिष्ट पर्वत है। आगे देखिए, जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी में विंध्य श्रेणी में विंध्य श्रेणी में देखते जाइए, विंध्य श्रेणी में विंध्य श्रेणी में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो मित्र है, बलुआ पत्थर जब भी बन सकता है जब किसी लंबे समय पहले उस जगह पर
जल रहा होगा और अवसाद रहे होंगे। अर्थात जिस समय ये पर्वत श्रृंखला नहीं थी, पर्वत श्रृंखला जो है विंध्य वाली, वह उस जगह पहले कभी जल रहा होगा और कुछ वनस्पतियां और कुछ अवसाद रहे होंगे, इसी कारण आपका बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है। अर्थात इस जो विंध्य श्रेणी है इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, बलुआ पत्थर से भारत में कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं जो आज तक सुटेबल है, स्थित है? जैसे मैंने आपको बताया था, संगमरमर से जो इमारतें हैं, हिस्टोरिकल इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है, इसके बाद विक्टोरिया महल है कलकत्ता का। आपको बताना है लाल बलुआ पत्थर से कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ है जो आज भी मौजूद है। बलुआ पत्थर आप लोग नोट लिखते जाइए। चूना पत्थर, चूना पत्थर जहां पर होगा वहां संगमरमर भी निकलेगी। संगमरमर, संगमरमर, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आदि। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अतिरिक्त मित्र इसमें से, इसके अतिरिक्त इसमें से जैसे सीमेंट, सीमेंट जिससे बनता है जैसे चूना पत्थर, पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि भी इस पर्वत श्रेणी से निकाला जाता है। आदि भी ये पर्वत श्रेणी से निकाला जाता है। तो देखिए मित्र, जो कोयला है वो कोयला आपके जो बिंदु श्रेणी है, बिंदु श्रेणी से लेकर के आपके दक्कन के पठार तक काफी पाया जाता है। फिर समझिए, बिंदु श्रेणी से लेकर के जो दक्कन प्लेट्यू है वहां तक काफी मात्रा में कोयला पाया जाता है, चाहे पूर्व दिशा हो या पूर्व दिशा हो या पश्चिम दिशा हो या नॉर्थ दिशा हो या साउथ दिशा हो। जो कोयला है वह दक्कन के प्लेट्यू सहित विंध्य श्रेणी, नर्मदा भ्रंश, ताप्ती भ्रंश, सतमाला, अजंता पहाड़ियां, इधर मैकाल की पहाड़ियां, महानदी बेसिन, इधर काफी मात्रा में कोयला पाया जाता है। लेकिन मित्र मैं आपको बताऊंगा, जो कोयले का निक्षेपण होता है, जो निकाला जाता है, वो केवल छत्तीसगढ़ से, कुछ मध्य प्रदेश से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से निकाला जाता है। लेकिन इधर साइड से कोयला नहीं निकाला जाता है, इधर साइड से कोयला नहीं निकाला जाता है। जैसे ये है कोयला जो निकाला जाता है वो केवल केवल इस एरिया से निकाला जाता है, इस एरिया, इससे कोयला निकाला जाता है। इसमें आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, इनसे कोयला निकाला जाता है। शेष इस भाग से कोयला नहीं निकाला जाता, जो ये वाला भाग है इससे कोयला नहीं निकाला जाता। यद्यपि इस स्थान पर कोयला है फिर भी नहीं निकाला जाता, यद्यपि इस स्थान पर कोयला है फिर भी नहीं निकाला जाता। इसका कारण क्या है? पहले मित्र मैं आपको बताऊंगा कोयले का निर्माण कैसे हुआ, वो बताता हूं। पहले कोयले का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में छोटा सा एक ओवरव्यू बताऊंगा, जिसे आप पहले बता चुका हूं मैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। यहां पर आपका अफ्रीका महाद्वीप था, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप था। अफ्रीका महाद्वीप से भारत इस तरीके से अलग हुआ था, अलग होकर के इस तरीके से एक कंडीशन आई होगी कि भारत है वो भूमध्य रेखा पर होगा। क्या होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। और भूमध्य रेखा पर आपने देखा है कि यहां गर्मी भी अधिक रहती है और वर्षा भी अधिक होती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं।
तो ये कंडीशन भारत के साथ भी रही होगी। तो भारत के जो भाग है दक्षिण का प्रायद्वीप, दक्षिण का पठार, उस पर भी काफी सदाबहार बन रहे होंगे। लेकिन जैसे ही ये भारत हमारा आगे निकल गया विषुवत रेखा से, इस तरीके से जो आज वर्तमान में है उस जगह पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन में मालवा के पठार का निर्माण हुआ। और मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट, कठोर बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है? कठोर बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। तो इसका ये वाला जो भाग है, फिर समझिए, मालवा का पठार ये है, इसका दक्कन प्लेट्यू है। ये क्षेत्र ऐसा है इससे कोयला नहीं निकल जाता, क्योंकि यहाँ की चट्टानें बहुत कठोर हैं। कैसी हैं? कठोर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और काफी गहराई तक है। शेष इस वाले भाग में कोयला निकाल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टान है वो मुलायम चट्टान है, इसलिए यहाँ पर कोयला निकालने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ से कोयला नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान है, अधिकता होने के कारण ये काफी कठोर होती है। कठोर होने के कारण यहाँ पर इसकी गहराई काफी करनी पड़ेगी और खोदनी पड़ेगी, तब कोयला निकलेगा, या तो फिर कोयला इस जगह भी है। तो देखिए, आपसे समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी मेरा टॉपिक है, अब जो है तो नर्मदा घाटी बताऊंगा। नर्मदा घाटी के बारे में कुछ विशेषता इसकी बता देता हूं। नर्मदा घाटी, देखिए, नर्मदा घाटी का निर्माण किस तरीके से हुआ है, पहले से बताऊंगा नर्मदा घाटी का निर्माण किस तरीके से हुआ है। मान के चलिए, ये पहले धरातल था, दक्षिण का प्रायद्वीप, दक्षिण का पठार था। हुआ ये कि इसका ये वाला भाग इस तरह नीचे धस गया। क्या हो गया? नीचे धस गया मित्र। क्या हो गया मित्र? नीचे धस गया। ये इस तरीके से इसका ये भाग नीचे धस गया और ये एक घाटी बन गई। क्या बन गई? घाटी बन गई। देखिए, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो घाटी बन गई। क्या बन गई? घाटी बन गई। तो इसमें से नदी बहने लगी इस तरीके से, इसे नर्मदा भंस बोलते हैं और इसे नर्मदा नदी बोलते हैं। इस तरीके से नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ। किस तरीके से? जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ है। अब देखिए, जो नर्मदा भंस है वो इस तरीके से है। ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है और ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इसमें से जो नदी निकली है इस तरीके से, ये जो नदी निकली है ये मैकाल की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? मैकाल की पहाड़ियां हैं। और यहां पर अमरकंटक है। कौन सा है? अमरकंटक है। यहां से ये नदी निकली है अमरकंटक से, और ये नदी कौन सी है? नर्मदा है। ये विंध्य श्रेणी है और ये सतपुड़ा है। इस तरीके से आप समझिएगा इसको। ये जो घाटी है वो कई कई स्थानों पर काफी चौड़ी है, मान के 50-50 किलोमीटर चौड़ी है, और कहीं कहीं पर ये 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी है। अर्थात नर्मदा घाटी में अनेक गांव बसे हुए हैं और अनेक आदिवासी भी रहते हैं। हुआ भारत सरकार द्वारा इस पर जब बांध बनाए जा रहे थे तो मेगा पाटकर ने इसका नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, क्योंकि यहां से लोगों का पलायन होने लगा था, उनको पलायन किया जा रहा था अपनी पैतृक भूमि से। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता चुका हूं, ये जो नदी है यह मालवा के पठार से होकर के नजदीक होकर गुजरती है
और भ्रंश घाटी है। कैसी है? भ्रंश है। अब देखिए, तुमने देखा होगा इधर मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है। इधर इन क्षेत्रों में भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। किसकी? भूमिगत जल, अर्थात भूमि के अंदर जल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है गवर्नमेंट, सरकार क्या करती है, जहां पर कम चौड़ी घाटी होती है वहां पर बांध बना देती है। इस तरीके पानी रोक करके इस तरीके से बांध बना देती है। और यह बांध जो बांध का जो जल होता है, जल पीने के लिए और कृषि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे एक बांध यहां बना दिया, एक बांध यहां बना दिया, इस तरीके से सरकार बांध बना देती है। इसको जल को रोकने के लिए, जल को रोकने के लिए इस तरीके से सरकार बांध बना देती है। और बांध बनाने की प्रक्रिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कैसी मृदा है? काली मृदा है। और यह क्षेत्र हमेशा पानी, क्योंकि बैसाल्ट चट्टान से निर्मित है, इसी कारण यह क्षेत्र हमेशा पानी की समस्या को लेकर हमेशा ग्रसित रहता है। कैसा रहता है? पानी की समस्या को लेकर हमेशा ग्रसित रहता है। नर्मदा नदी की जो चौड़ाई है वो कहीं कहीं पर मित्र आपको 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक चौड़ाई मिल जाती है। इसकी चौड़ाई में, इसकी घाटी में अनेक गांव बसे हुए हैं। इतना हमें समझ में आ चुका होगा। देखिए, गवर्नमेंट यहां पर तमाम बांध बना देती है। अब देखो मैं इसके बारे में बताऊंगा, इस पर कौन कौन से बांध हैं, इस पर कौन कौन से बांध हैं। इसमें ज्यादा नहीं था इस वीडियो में, थोड़ा बहुत ही बताना था। देखिए, ये आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, ये आपकी नर्मदा नदी। भारत सरकार क्या करती है? पानी को प्रयोग करने के लिए बांध बनाती है। जैसे एक बांध इसने ये बना दिया, ये इसने बांध बना दिया और इसका जल यहां इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? इकट्ठा जल हो गया। ये जो बांध बनाया है वो गुजरात राज्य में है। इसे कहते हैं सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध। और मित्र ये गुजरात राज्य में, कहां पर है? गुजरात राज्य में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये बताइए कि सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो आप बता सकते हैं नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? तो आप बता सकते हैं गुजरात राज्य में। किसमें है? गुजरात राज्य में है। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? गुजरात राज्य। ठीक है, देखिए मित्र, यहीं से लेकर के एक नर्मदा नहर भी निकाली गई है। और उस नहर से, जो नहर निकाली गई है, उस नहर से, जैसे यहां से नहर निकाली गई है गुजरात सरकार द्वारा इस तरीके से, जिसे नर्मदा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा नहर। ये कौन सी है? नर्मदा नहर है। इस राज्य से आपका गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य नर्मदा नहर से, भारत के 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। अर्थात इन्हें पानी मिलता है और बिजली मिलती है इन 4 राज्यों को नर्मदा नहर से। नर्मदा नहर से ही अनेक इसकी शाखाएं निकली हुई हैं जो इन राज्यों में फैली हुई है। इससे बिजली का, पानी की समस्या का समाधान होता है। इसके बाद देखिए, एक बांध, डैम ये बनाया गया है इस जगह पर, सॉरी, एक बांध ये बनाया गया, इसे एस कुमार बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस कुमार बांध। मित्र, ये भी गुजरात राज्य में है, ये भी गुजरात राज्य में है। और ये प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी दोनों द्वारा बनाया गया है। मित्र, आपके लिए इतना पसीना बहा रहा हूं, प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रात का टाइम है, लगभग 12 से 1 बजे का टाइम है। प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके लिए मेहनत मेहनत कर रहा हूं। तो देखिए, जो एस कुमार बांध है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनी द्वारा बनाया गया है। और ये गुजरात राज्य में है। इसका भी पानी यहीं पर इकट्ठा होता है, जिससे समय के अनुसार इसका पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला
अगला है नर्मदा सागर बांध। नर्मदा सागर बांध ये मध्य प्रदेश राज्य में, ये एमपी में है। किसमें है? एमपी में है नर्मदा सागर बांध। सागर बांध मध्य प्रदेश में, कहां पर है? मध्य प्रदेश का पानी यहां पर प्रयोग करने के लिए रोक दिया जाता है इस तरीके से। फिर उसके बाद इंदिरा सागर बांध है, ये आपका इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश राज्य में। पूछा जाता है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो आप बता सकते हैं नर्मदा नदी पर। ये एमपी में है, कहां पर है? एमपी में, ये आपका एमपी में। इसका पानी यहां पर इकट्ठा कर लिया जाता है इस तरीके से। उसके बाद एक बांध और है बरगी बांध, ये आपका बरगी बांध है। इसका पानी यहां इकट्ठा होता है बरगी बांध, ये भी आपका एमपी में है मध्य प्रदेश राज्य। अक्सर ये पूछ लिया जाता है नर्मदा नदी घाटी में बांध वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको बड़े आराम से बता सकते हैं। देखिए नर्मदा नदी है, यहां से नर्मदा नहर निकाली गई है जिससे भारत के 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। फिर एस कुमार बांध है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का दोनों का बांध है। नर्मदा बांध है मध्य प्रदेश राज्य में। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, एमपी मध्य प्रदेश राज्य में है। बरगी बांध ये भी मध्य प्रदेश राज्य में है, नर्मदा नदी पर है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। हालांकि मैं दोस्तों आज के लिए छोटा ही वीडियो था, अगर लंबा वीडियो नहीं था। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।